अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि आइसोस्टेसी या भू संतुलन का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद इसमें कौन कौन से भूगोलवेत्ता या भूगर्भ शास्त्रियों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी थी या थ्योरीज दिए थे। तो बहुत सारे संकल्पनाओं और थ्योरीज जानने के बाद अब हम जानेंगे कि भू संतुलन का हमारे ज्योग्राफी या फिर हमारे जो अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस के ऊपर उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सारे हमें किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करती हैं या हमें ये बताती हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कहीं लोकेटेड है, यानी कि इस प्लेट का अरेंजमेंट है, इस प्लेट का अरेंजमेंट इस तरह से है, ये माउंटेन पर्टिकुलर जगह पे अवस्थित हैं, या ये फिनोमिना जैसे कि अर्थक्वेक वोल्केनो का फिनोमिना जो है वो उस पर्टिकुलर जगह पे है, फॉल्टिंग फोल्डिंग, ये सारे फिनोमिना हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आइसोस्टेसी कहीं ना कहीं हमें ये एक्सप्लेन करती है कि वो उस पर्टिकुलर फिनोमिना या उस पर्टिकुलर जो फीचर है होने का या अवस्थित होने के पीछे क्या कारण है। इसका एप्लीकेशन हमें जियोलॉजी या फिर भूगर्भ शास्त्र में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। तो ये कोई भी माउंटेन के इतने हाइट होने के पीछे एक्सप्लेन करता है, कारण फॉल्टिंग के वजह से क्या क्या घटनाएं होती हैं, या फिर हमारा वोल्केनो और अर्थक्वेक क्यों वहाँ पे लोकेटेड जहाँ वो सिचुएटेड है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं का हम एप्लीकेशन देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला एप्लीकेशन का जो हम बात करेंगे वो हम देखते हैं लोकेशन ऑफ वोल्केनोज या फिर अर्थक्वेक के अकरिंग के पीछे, यानी शेकिंग ऑफ द अर्थ क्यों होता है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पूरे पृथ्वी को अगर हम देखें तो उसमें कोई पर्टिकुलर जगह या कोई पर्टिकुलर बेल्ट है जिसमें ये सारे वोल्केनिक और अर्थक्वेक के जो घटना है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है या बहुत ज़्यादा रिकरेंट है, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो इस पैटर्न में दो तीन बेल्ट पूरे सृष्टि में हमें दिखाई देते हैं। वो है हमारा पहला है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और दूसरा है सरकम पैसिफिक बेल्ट। वोल्केनोज या इन वोल्केनोज या अर्थक्वेक के लोकेशन में भी आइसोस्टेसिक एडजस्टमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो अगर हम ध्यान से इन सारे रीजन्स के फिजियोग्राफी के पीछे देखें तो हम देखेंगे कि इस जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, उन सारे एरियाज़ में बहुत ही हाई राइज माउंटेन है। अगर हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की बात करें तो इसमें मेडिटेरेनियन सी के पास बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एटना। तो ये सारे वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। साथ ही साथ अर्थक्वेक रीजन भी है, जो हमारा हिमालयन रीजन काफ़ी नोन है, ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड अक्सर इसमें डिस्टर्बेंसेस देखा जाता है। फिर हमारा जो दूसरा है सरकम पैसिफिक बेल्ट, उसमें भी काफ़ी हाई राइज माउंटेन है, रॉकीज़ और एंडीज, पूरा एक्सटेंडेड माउंटेन है। साथ ही हमारा जो पैसिफिक का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे भी इस तरह के वोल्केनिक एक्टिविटी, स्पेशली जापान वगैरह, हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो एक पैटर्न जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है उसमें ये देखा गया कि इन हाई राइज माउंटेन के इमीडिएट बगल में लो लाइंग एरियाज़ है। अब चाहे रॉकीज़ माउंटेन के बगल में पैसिफिक ओशन का लोकेशन हो, फिर ओशन फ्लोर पे उपस्थित बहुत सारे ओशियानिक ट्रेंचेस जो हमारा स्पेशली ईस्टर्न पैसिफिक में लोकेटेड हैं। उसके बाद बहुत सारे लो लाइंग एरियाज़ हमारे प्लेन एरियाज़ में भी हैं, जैसे कि रिवर वैलीज़ है, हमारा इंडो गैंजेटिक डिप्रेशन है, इरावदी लो लैंड्स है। तो ये सारे डिप्रेशन शो करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो बहुत हाई राइज माउंटेन रेंजेस है उसके इमीडिएट जो जस्ट बगल वाला लैंड है वो क्या है, लो लाइंग एरियाज़ है। इन क्षेत्रों में हम ऑपोजिट टेंडेंसीज देखते हैं। हाई राइज के बगल में जस्ट लो लाइंग एरियाज रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन हाई राइज और लो लाइंग एरियाज के बीच में एक हिंज जोन रहता है। हिंज जोन जो है ये एक पार्ट ऑफ क्रस्ट है, तो एक तरह का कनेक्टिंग बिटवीन द अपलाइंग एरियाज और लो लाइंग एरियाज है। तो इसको हम कांच जैसे कि दरवाजा में भी रहता है, जिसके सहारे क्या होता है, दो पोर्शन जो है जो जुड़ता है। तो ये जो क्रिस्टल हिंज जोन है उसके टूटने से, यानी कि ब्रेक होने की वजह से, इंटरनल मैग्मा जो है वो धरती पर फ्लो करता है, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। उसके बाद ये जब डिसलोकेट होता है, यानी कि वो क्रिस्टल पार्ट जब अपनी जगह से हिलता है, यानी कि मूव करता है, तब क्या होता है, अर्थक्वेक की घटनाएं आती हैं। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की वजह से फिर से क्या होता है कि ये अपने प्लेस को लोकेट करने जाती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी ये फिनोमिना होती हैं एक तरह से आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का काम करती हैं, जो बीच वाला पोर्शन जो है वो डिसलोकेट होता है या फिर जब उसमें रप्चर हो जाता है। तो पर्वतों की ऊंचाई, यानी कि जो हाइट ऑफ माउंटेन पीक्स है, उसको भी कहीं ना कहीं जो आइसोस्टेटिसी का कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है। हमारे अर्थ सरफेस पे अगर हम देखें तो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, अवस्थित हैं,
और उसमें काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। जैसे कि अगर हम हिमालय ही की बात करें तो उसमें है आपका नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, बहुत सारी ऐसी चोटियाँ हैं। तो अगर हम बात करें इन चोटियों की, तो जब भी इनके पर अपर्दन की प्रक्रियाएं भी चलते रहती हैं। जैसे कि बहुत सारी इसमें नदियाँ निकलती हैं, इंडस हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है। तो जब ये नदियाँ इन पहाड़ियों पे अपना अपर्दन का क्रिया करती हैं, तो उस टाइम काफ़ी डीप या गहरी घाटियाँ बनाती हैं, जिसमें हम गॉर्जेस भी बोल सकते हैं, और डीप वैलीज़ का भी निर्माण करती हैं। तो जब ये डीप वैलीज़ का निर्माण करती हैं, यानी कि जो उसका एनर्जी डाउन कटिंग में इन्वेस्टेड है, तो क्या करती है कि वो एक निश्चित अमाउंट ऑफ लोड को, यानी कि सेडिमेंट्स को भी अब इस प्रोसेस में निकालती जाती हैं। जैसे कि अगर वैली कार्व कर रही हैं या गॉर्जेस का निर्माण कर रही हैं, तो जो सेडिमेंट्स है वो भी क्या हो रहा है कि उस पोर्शन से वो निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट कर दी जा रही हैं। तो पूरे के पूरे रिवर प्रोफाइल की अगर हम बात करें, तो जहाँ जहाँ भी ये पूरा अपर्दित मटेरियल निकला है, तो वो एक एक थिक लेयर की तरह वो पूरे के पूरे रेंजेस से निकल गया है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं इसके बाद। तो उस आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जितना मटेरियल डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि जो अपर्दन के द्वारा जो मटेरियल निकला है, उतना ही मटेरियल क्या होगा कि उसको रिप्लेस करने के लिए डाउनवर्ड या फिर नीचे से अगर हम सबस्ट्रैटम की बात करें, तो सबस्ट्रैटम के थ्रू उसमें एडिशन हो जाएगा। ग्रेजुअली जब इसमें मटेरियल का एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा कि इसमें अपलिफ्टमेंट की प्रक्रिया भी साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। यानी कि जितना लोड डिस्प्लेस हो रहा है, उसको सबस्ट्रैटम में फिर से उतना ही लोड मिल रहा है, और जो अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस है वो निरंतर चलते जा रहा है। हाँ, लेकिन जो द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट विल नॉट रिमेन द सेम। तो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट में यहाँ पे कमी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ क्या है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे जो मटीरियल गया है टू कम विद इन द माउंटेन रेंजेस विद इन द सबस्ट्रैटम, वो उसका जो निर्माण है वो क्या होता है, हेवियर मटेरियल से कंपोज्ड है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो माउंटेन रेंजेस या पीक्स का अपलिफ्टमेंट होता है, वो एक तरह से आइसोस्टैटिक राइज ऑफ द रीजन या उस पर्टिकुलर पीक का होता है। ये तो हमें पता है कि इस तरह का अपलिफ्टमेंट जो होगा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन पर्टिकुलर माउंटेन रेंजेस में, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा लैंड अपलिफ्टमेंट होगा। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो गॉर्जेस या हमारा जो वैलीज़ हैं, उसमें जो इरोजनल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हो रही हैं। तो माउंटेन या अगर हम बोले कि लैंड जो है वो तो अपलिफ्ट हो रहा है, लेकिन साथ ही क्या है, उसको आउटशोन कर दे रही है या इसको निगेट कर रही है इसके इफेक्ट को, अपलिफ्टमेंट को। क्योंकि फिर क्या हो रहा है कि वो लगातार अपर्दन की घटना जो है वो करते जा रही है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो डेप्थ है, यानी कि अगर हम बोले कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा माउंटेन का जो हाइट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो एक फैक्टर ये हो गया कि जिसमें अपलिफ्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा कि क्योंकि हमारा जो माउंटेन रेंजेस है, टॉप जो, यानी कि जो काफ़ी हाई समिट एरियाज़ हैं, वो उसमें लगातार क्या होता है कि स्नो कवर्ड एरियाज़ होते हैं। तो ऐसा एरियाज़ जो होता है वो डिफरेंट अपर्दन की शक्तियाँ या डिफरेंट अपर्दन के काम से वो बच जाती हैं या प्रिजर्व्ड रह जाती हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि समिट एरियाज़ तो नहीं डिग्रेड हो रहा है, या समिट एरियाज़ में तो इरोजन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि घाटियों का जो काटने का सिलसिला है वो लगातार चलते जा रहा है। तो तीन चीज़ है इसमें। एक क्या है कि अपलिफ्टमेंट हुआ जा रहा है लैंड का, माउंटेन रेंजेस का। दूसरी बात कि आपका कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड इरोजन हो रहा है, अपलिफ्टमेंट के साथ साथ नीचे की ओर कटाव हो रहा है। और तीसरा बात क्या है कि जो समिटल एरियाज़ हैं वो स्नो कवर्ड होने के कारण वो प्रिजर्व्ड रह जाते हैं। तो एक तरह से हम ये बात करते हैं कि माउंटेन का जो इतना हाइट है, उसे भी आइसोस्टेसी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। दूसरा कंसेप्ट जो आइसोस्टेसी के द्वारा हम समझ सकते हैं वो है रिडक्शन ऑफ माउंटेन एंड आइसोस्टेसी। अब हम देखें तो संसार के बहुत सारे जो मुर्दार पर्वत हैं या वलित पर्वत जो हैं, वो धीरे धीरे कालक्रम में क्या हो गए कि पूरी तरह से इरोड होके लगभग अब संप्राय मैदान, या हम बोले कि काफ़ी हद तक वो डिग्रेडेड हैं, या बहुत सारे डेनुडेशनल एक्टिविटीज़ उस पर काम कर चुकी है। तो अगर हम आइसोस्टेसी के अंतर्गत इक्वालिटी ऑफ मास की बात करें, तो जितना भी पोर्शन ऑफ द लैंड है, यानी कि क्रस्ट पे जितना भी पोर्शन है, सब क्या होंगे कि इक्वल मास कंटेन रहेंगे। तो ऐसा ये आइसोस्टेसी में कंटेन्ड है कि जितना मास जो है, यानी जितना सेडिमेंट्स डिराइव होगा थ्रू इरोजन
जो माउंटेन रेंजेस हैं वो फिर से क्या होंगे, वो डिपॉजिट होंगे, उसके बाद फिर क्या होंगे, वो सबस्ट्रेटम में जाके फिर से वो एडिशन करेंगे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द माउंटेन, ताकि ये जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब हम इस कंसेप्ट को देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ द माउंटेन, तो इसमें क्या होता है कि माउंटेन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ना कि अपलिफ्ट हो रहा है। तो ये तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है बिटवीन द लैंड्स वो डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी क्या हमारा आइसोस्टेसी ही का इक्वालिटी ऑफ मास का थ्योरी है आएगा इसमें। तो जैसे कि हमारा जो इरोडेड मटेरियल्स होता है, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो मटेरियल है, तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि जो हमारे क्रस्ट के ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स है वो सारे क्या होते हैं, लाइटर मटेरियल से बने होते हैं। और जब ये लाइटर मटेरियल इरोड होके सबस्ट्रेटम में जाते हैं, यानी कि मैंटल में जब ये पहुंचता है, तो ये मटेरियल क्या हो जाता है, हेवियर हो जाता है। तो हेवियर हो जाता है और थिक हो जाता है, यानी कि मोटाई इसकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अपलिफ्टमेंट है इस प्रोसेस में कमी आएगी। मास इरोड हुआ है लैंड का, उतना ज़्यादा क्या होगा, अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो क्या हो जाएगा कि एक इरोडेड या फिर एक जो बोलते हैं कि अपर्दित भाग की तरह वो खड़ा नज़र आएगा, जैसे अरावलीज वगैरह अपशिष्ट पहाड़ी की तरह नज़र आती हैं। तो रिफ्ट वैली जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा वैली है, जिसमें क्या होता है, जो बेसिकली नॉर्मल फॉल्ट रीजन्स में बनता है, यानी कि एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। तो जैसा हमें पता है कि भ्रंश घाटी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है, यानी कि एक भूभाग का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, यानी कि दो भूखंडों के बीच वाला हिस्सा नीचे चला जाता है। सेम क्रस्टल पोर्शन का हिस्सा है, लेकिन बीच वाला हिस्सा क्या है कि नीचे चला गया। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक लंबा और नैरो ट्रफ का निर्माण होता है, जो अमूमन किसी लेक या रिवर के द्वारा वो उसको ऑक्यूपाई किया रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरह का जब रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात हम लोग करते हैं, निगेटिव आइसोस्टैटिक एनोमलीज ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। यानी कि जो विषमता है, यानी कि आइसोस्टैटिक जो एनोमलीज है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल उस पर्टिकुलर एरिया का उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। तो ये इसी चीज़ से एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे कि रिफ्ट वैली में जो पार्ट अंदर धंसा है वो पोर्शन रहता है हमारे क्रस्ट ही का पोर्शन रहता है। तो क्रस्ट का पोर्शन है तो हमें पता है कि वो लाइटर होगा, हल्का मटेरियल से बना होगा। और जब वो नीचे की ओर धंसता है, यानी कि क्रस्ट का पोर्शन जब सबस्ट्रेटम में जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि गलेगा और उसी का पार्ट होके चला जाएगा। तो एक तरह का जो ट्रेड ऑफ रिलेशन में कि जो हमारा जो लाइटर मटेरियल है वो क्या हो रहा है कि थिकर मटेरियल को सबस्ट्रेटम में डिस्प्लेस कर रहा है। तो उसके कंपनसेटरी फोर्स में, उसके कंपनसेशन में क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, या जो हम कहें कि जो ग्रेविटी होनी चाहिए, फोर्स जो ग्रेविटी की होनी चाहिए, उसमें क्या हो रहा है कि हमें निगेटिव एनोमलीज ऑफ ग्रेविटी देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ जो है हमारा बहुत सारे जगह पे हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कि ओशियानिक ट्रेंचेस में देखने को मिलता है ये चीज़, फिर इंडो गैंजेटिक रीजन्स में देखने को मिलता है। क्योंकि इंडो गैंजेटिक रीजन को भी हम लोग क्या मानते हैं कि एक तरह का यहाँ पे रिफ्ट वैली है, ऐसा बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं का मानना था। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में भी किए गए अध्ययन से पता चला कि जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसमें क्या हो रहा है कि ग्रेविटी एनोमलीज देखने को मिल रहा है। तो यही जो ग्रेविटेशनल एनोमलीज है रिफ्ट वैली का, ये चीज़ कहीं ना कहीं उसमें लेक्स जो हैं, यानी कि लेक्स जैसे कि हमारे तांग्यानिका, ग्रुकवा, मगाडी या अल्बर्टा लेक जितने भी हैं, उसमें भी इस चीज़ का जो गुरुत्वाकर्षण या फिर जो नेगेटिव आइसोस्टैटिक एनोमलीज है, यानी कि विषमताएं हैं रिलेटेड टू गुरुत्वाकर्षण, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन करती है। आइसोस्टेसी और रिफ्ट वैली में भी संबंध है, जो बहुत सारे फिनोमिना को, यानी कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड एनोमलीज के फिनोमिना को समझने में मदद करती है। दूसरा कंसेप्ट जो आइसोस्टेसी के द्वारा हम समझ सकते हैं वो है हमारा नेचर ऑफ कॉन्टिनेंटल शील्ड। तो कॉन्टिनेंटल शील्ड जैसे आप सब जानते होंगे कि ये महाद्वीप का एक बहुत ही कड़ा चट्टानी भाग है, यानी कि ये ऐसे चट्टानी भाग हैं जिसका फॉर्मेशन अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम में ही माना जाता है, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद ही इनका फॉर्मेशन माना जाता है, स्पेशली आर्कियन एजेस में। तो इन चट्टानों का निर्माण जो है वो आग्नेय चट्टानों के द्वारा हुआ है, और इसमें जीवाश्म की भी कमी पाई जाती है। साथ ही इन भूभागों पे बहुत बड़े पैमाने पे कोई कंप्रेशनल एक्टिविटीज़ नहीं देखा गया है, और ना ही किसी तरह का इसमें अगर देखा भी गया है तो लोकल जो हम बात करें जिसमें सी लेवल राइज, या फिर अगर हम बोले कि ये कम्प्लीटली कभी भी
पानी या जल के सतह के नीचे नहीं गए हैं, तो जिसके कारण भी इसमें मरीन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। पर इसके बावजूद जो इसका सरफेस है उस पर क्या होता है, काफ़ी ये अपर्दित या फिर हम बोले कि इसके सरफेस पे हमें ग्रेनाइटिक रॉक्स का एविडेंस मिलता है। तो ग्रेनाइटिक रॉक जो है हमारा वो प्लूटोनिक रॉक है, यानी कि जो अर्थ सरफेस के बहुत डीपली सीटेड रॉक्स हम लोग बोलते हैं, जो बहुत नीचे रॉक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ये जो भूखंड है यानी कि कम्प्लीटली जो कॉन्टिनेंटल शील्ड्स हैं वो विभिन्न प्रकार की अपरदन की प्रक्रियाओं के द्वारा होके गुजरी हैं, या कि बहुत सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन जो है उस पर काम किए हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो नीचे अवस्थित जो ग्रेनाइट रॉक्स थे वो नियर अबाउट द सरफेस या सरफेस की तरफ ये एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निरंतर जो है इरोजनल एक्टिविटीज़ इसके ऊपर काम कर रही थी, और जितने लंबे कालखंड पे ये पूरा प्रोसेसेस इसके ऊपर एक्ट हुआ है, तो ये कालखंड पर्याप्त था कि इस पर्टिकुलर भूभाग को समुद्र तल के नीचे अवस्थित कर देता, या फिर समुद्र तल के नीचे तक इसका बेस लेवल जो है उसको घिस के या अपर्दित करके वो पहुंच जाता, या एकदम जो सी लेवल है उसको अक्वायर कर देता। और माइट भी पॉसिबल कि जो ये पूरा का पूरा लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाता सी से। लेकिन उसके बावजूद इवन आफ्टर इरोजन देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ कम्प्लीटली सबमर्जेंस ऑफ दीज लैंड्स। तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम लोग आइसोस्टेसी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये इरोड हुए और जैसे जैसे ये इनका इरोडेड मटेरियल लो लाइंग एरियाज़ में ट्रांसफ़र हुआ, तो ये क्या हो गया कि फिर से ये ट्रांसफ़र हुआ टूवर्ड्स दिस कॉन्टिनेंटल शील्ड, और ये धीरे धीरे क्या हो गया कि उस जो इरोडेड मटेरियल यानी जो डिस्प्लेस्ड मटेरियल था उसका गैप क्या हुआ कि फिर से जो थ्रू द साइमा में ये जाके फिर से इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल शील्ड या लैंडमार्क्स में फिर से एडिशन हो गया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि लगातार इरोजन होने के बावजूद क्या हुआ कि जो जो इसका एलिवेटेड लैंड था यानी कि जो समुद्र से ऊपर लैंड था उसका जो लोकेशन था वो बरकरार रहा, और कभी भी ये लैंड जो है कम्प्लीटली सबमर्ज नहीं हुआ सी के अंदर। सबमरीन कैनियन को समझने में आइसोस्टेसी बहुत हद तक बहुत मदद करती है। तो सबमरीन कैनियन जैसा कि हमारा अर्थ सरफेस यानी रिवर का कार्व्ड आउट फीचर होता है कैनियन, उसी तरह का एक फीचर हमारे कॉन्टिनेंट के जस्ट साइड में या जस्ट बगल वाले हिस्से में यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले हिस्से में फैला हुआ है। बेसिकली ये लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप में यानी मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय ढाल के पास अवस्थित है, जो एक तरह का बेसिन नुमा आकृति है, और उसका साइड्स जो होता है वो काफ़ी खड़ा ढाल वाला होता है, और उसका फ्लोर जो होता है यानी कि उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा फ्लैट फ्लोर्ड होता है, और उसकी जो वैलीज़ होती हैं वो साइनस या हम बोले कि मोड़दार, या फिर अगर हम बोले तो उसमें मियांड्रिंग कोर्स उसका होता है। और इन सबमरीन कैनियंस का जो डेप्थ होता है वो लगभग 2000 मीटर्स के आसपास रहता है, यानी कि इट्स कंपैरेटिवली मच डीपर। तो इसके पीछे यानी कि सबमरीन कैनियन के वहाँ पे यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मगन तट और ढाल के ऊपर अवस्थित होने के पीछे बहुत सारे जोग्राफर या जियोलॉजिस्ट ने अपना अपना मत दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मत जो था उसमें ये था कि जैसे प्लिस्टोसिन एज आया, तो इस प्लिस्टोसिन एज में क्या हुआ कि लार्ज स्केल ग्लेशिएशन हुआ, यानी कि बर्फ़ों का जमाव हुआ। तो बर्फ़ जैसे जैसे जमा तो वो क्या हो गया कि समुद्र से भी वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि समुद्र को खींच लिया। तो जब समुद्र को वापस खींच लिया तो क्या हो गया कि सी लेवल में फॉल हो गया, जो हमारा जो सी लेवल था उसमें क्या हो गया, गिरावट आ गया, जिसके वजह से जो इरोजनल एक्टिविटीज़ हमारा सरफेस पे यानी कि भूतल पे काम कर रही थी वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, यानी कि रिवर का वैली जो हो गया वो एक्सटेंड हो गया, जैसे हम लोग रेजुविनेशन में भी पढ़े थे। तो एक्सटेंड हो गया टूवर्ड्स द सी, और जो नदियों के द्वारा अपरदन की प्रक्रिया थी वो जो लैंड बाहर निकला समुद्र से उसके ऊपर प्रारंभ हो गया। तो इस थ्योरी का सपोर्ट बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किया, जिसमें सेफर्ड भी थे। तो उनका मानना था कि इस तरह से जो लैंड इमर्ज करता है या बाहर निकला है उसका डेप्थ जो है लगभग 1100 मीटर के आसपास हो सकता था। लेकिन अगर इस थ्योरी को हम लोग एक्सेप्ट भी करें तो इससे हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो हमारा सबमरीन कैनियन है उसका डेप्थ 2000 मीटर के आसपास है। तो इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा घटना या बहुत बड़ी प्रक्रिया रही होगी, तभी इस तरह का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसको हम लोग आइसोस्टेसी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं जिसमें ओपी मेरा प्रेजेंट डे या फिर प्री ग्लेशियल सी लेवल है,
फिर एक्स जी जो लाइन है वो हमारा सी लेवल ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड को शो करता है। फिर ओ एक्स एस एस जो लाइन है वो हमारा सबमरीन फ्लोर ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड दिखाता है। और सी एक्स वन एस जो है वो प्रेजेंट डे एंड प्री ग्लेशियल सबमरीन फ्लोर दिखाता है। तो इस पिक्चर या इस डायग्राम को हम समझें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेरा एक्स जी है यानी कि एक्स और जी जो पॉइंट है वो शो कर रहा है मेरा ग्लेशियल पीरियड के दौरान जो मेरा सी लेवल था, यानी कि इस लेवल तक मेरा सी का लेवल जो था वो 1100 मीटर के आसपास था। तो उस टाइम क्या हो गया कि मेरा ओ एक्स एस इस पर्टिकुलर जो ओ एक्स एक्स जो होगा वो मेरा कर्व बनाएगा, यानी कि अब जैसे कि उसके ऊपर से इतना पोर्शन ऑफ जब वाटर हम हटा लिए तो वो जब डीलोड हो गया, यानी कि उसके ऊपर से जो प्रेशर था वजन था वो हट जाने के कारण उसमें हम क्या देखते हैं कि ओ एक्स एस जो पोर्शन है वो एक तरह से अपलिफ्टेड हो गया या फिर उसमें अपवर्ड अपवार्पिंग हो गया, यानी कि वो पोर्शन उठ गया, सरफेस के बाहर निकल गया ड्यू टू द डी लोडिंग, या फिर अगर हम बोले कि अगर सी के हट जाने की वजह से तो वो पोर्शन मेरा ओ एक्स एस के फॉर्म में नज़र आने लगा। तो ये जो मेरा ओ एक्स एस का एक्सिस है वो पूरा का पूरा हमको क्या मिल गया, एक नया लैंड मिल गया जिसके ऊपर जो रिवर्स है वो अपना इरोजनल एक्टिविटीज़ कर सकें। इसमें चेंजेस आता है कि फिर से बर्फ़ गल गया, यानी कि फिर से डीग्लेशिएशन का पीरियड आ गया और वापस से क्या हो गया कि मेरा लेवल जो है वाटर का ओपी हो गया कि उसमें जैसे वाटर विड्रॉल की वजह से एक कर्व का निर्माण हुआ था ओ एक्स एस का। तो इसी तरह से जब वाटर वापस आया और ये हमें पता है कि ओ एक्स एस जो है वो पूरा क्या हो गया कि नदी के लिए अपर्दन, यानी कि उसमें जो कैनियन सबमरीन कैनियंस का जो घटना है रिवर के द्वारा कार्व आउट किया जा रहा था तो वो तो ऑलरेडी कार्व था एक्स पॉइंट पे। फिर से क्या हो कि जब वाटर वापस से नदी में आया तो एक तरह से आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की वजह से अब ये क्या हो गया कि एक्स पोर्शन पे फिर से दबाव आने लगा, यानी कि फिर से उसमें डाउन वार्पिंग हो गया कि पूरा का जो वाटर जो भार है ऊपर से उसको नीचे की ओर दबाने लगा। तो जो पोर्शन यानी कि जो लैंड पहले मेरा जो पॉइंट मेरा पहले एक्स पॉइंट पे था वो क्या हो गया कि वो नीचे आ गया और उसका जो लोकेशन हो गया x1 पॉइंट पे आ गया ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लोड ब्रॉट इन बाय द वाटर। तो x जो है फिर से x1 पे आ गया, यानी कि 2000 मीटर के आसपास उसका डेप्थ हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट के कारण हम लोग जो डेप्थ ऑफ द सबमरीन कैनियन उसका जो अंडरलाइंग फीचर्स हैं वो सारा समझने और पढ़ने में हमें मदद मिलती है। आइसोस्टेसी के वो पढ़ने से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा इरोडेड मटेरियल होता है, यानी कि जो मटेरियल रिमूव होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसमें क्या होता है कि फिर से एडिशन हो जाता है और फिर से क्या होता है प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट चलता है और जो पर्टिकुलर मटेरियल रिमूव हुआ है वो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो एक तरह से क्या होता है कि ये आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी कि जो रेट ऑफ अपलिफ्ट है यानी कि एडिशन ऑफ द मटेरियल और जो इरोजन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सरफेस, तो उन दोनों में क्या होता है कि एक तरह का बैलेंसिंग वे चलता है। लेकिन जो रेट ऑफ इरोजन और रेट ऑफ एडिशन ऑफ द मटेरियल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट की इक्विलिब्रियम सारे जगह मेंटेन रहे, उस रेट में क्या होता है कि सिमिलैरिटी नहीं होती या इक्वल नहीं होता है वो। तो इसी तरह का कुछ आइसोस्टैटिक जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया था स्पेशली इन द यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन रीजन, तो उसमें क्या हो गया कि जो आइस शीट्स था या फिर आइस जो फॉर्म्स थे उसमें क्या हो गया रैपिडली वो मेल्ट होने लगे। तो उसका जो मेल्टिंग था यानी कि ईजिंग ऑफ द लोड, जो लोड उस पर था वो काफ़ी ग्रेजुअली या काफ़ी रैपिडली घट रहा था क्योंकि आइस जो है वो काफ़ी रैपिडली मेल्ट हो रहा था इन कंपैरिजन टू द आइसोस्टैटिक रिस्पॉन्स जो इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए आता। इस तरह के रैपिड रेट ऑफ आइस शीट मेल्टिंग की वजह से वहाँ पे यानी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जितने भी मतलब कि जो पोलर एरियाज़ के पास जो कंट्रीज़ हैं उसमें क्या हो गया कि हमें इनका जो कोस्टल एरियाज़ है वो स्पेशली क्या था उसमें रेज्ड बीचेस का फिनोमिना हमें नज़र आता है, यानी कि वो उठा हुआ भाग नज़र आता है। तो ये इसीलिए हो गया क्योंकि आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट जो था बिटवीन द जो मटेरियल आउटफ्लो और इनफ्लो के मटेरियल में जो डिसबैलेंस हो गया, यानी कि मेल्टिंग ऑफ जो आइस था वो फास्टर हो गया और उसके कंपैरिजन में वो जो मासेस थे वो नहीं ऐड हो पाए, तो जिसके वजह से वहाँ पे रेस्ड बीचेस का फॉर्मेशन हो गया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अब रेस्ड बीचेस हैं नियर द गल्फ ऑफ बोथनिया, तो ये आप लोग देखेंगे कि ये गल्फ ऑफ बोथनिया है कहाँ। गल्फ ऑफ बोथनिया के पास जो भी बीचेस हैं सराउंडिंग दिस गल्फ, वहाँ पे बहुत सारे रेस्ड बीचेस आपको मिलेंगे और ऐसा ये मतलब कि रिसर्च फाइंडिंग से प्रूफ हुआ है कि वहाँ के बीचेस जो हैं वो अभी भी स्टिल राइज कर रहे हैं अबाउट अ मीटर
इन अ पर्टिकुलर सेंचुरी, यानी कि 100 साल में 1 मीटर का उसमें उत्थान या फिर अपलिफ्टमेंट देखा जाता है। इसी तरह का आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट भी जो आपको स्कैंडिनेवियन रीजन में भी देखने को मिलता है। तो इसमें जो लाइन हमारा जॉइन करता है इक्वली डिप्रेस्ड जो एरिया है अंडर द लोड ऑफ प्लिस्टोसिन आइस शीट्स, और जो लाइन जॉइन करता है जो पोस्ट ग्लेशियल अपलिफ्ट में गया, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग फोर्सेस था, उन दोनों में जो आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट का स्टांस मिलता है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहता है। फिर से बहुत सारे लेक्स हैं हमारा जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ऑक्यूपाइड है, तो उन सारे लेक्स का अभी एट प्रेजेंट जिस स्ट्रक्चर या जिस फेज़ में है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट के कारण वो वहाँ पे सिचुएटेड है।